नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार प्रदेश के अत्यधिक गर्मी बढ़ने के चलते हुए निजी व सरकारी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। यह कहना है जिला शिक्षा अधिकारी रामतार शर्मा का। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जा चुके हैं। उन्हें सिम उपलब्ध करवाने के बाद जून महीने में भी विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से लेकर 30 जून तक होगी स्कूलों की छुट्टियां। शिक्षा विभाग की ओर से किए गए हैं सभी स्कूलों में आदेश जारी। गर्मी के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। गर्मी के मौसम में बच्चों को स्कूल में आने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था तथा बच्चों की स्कूल में आने जाने के समय गर्मी के मौसम में तबीयत खराब ना हो, इनके लिए 1 महीने का अवकाश दिया जाता है। वहीं जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा आदेश प्राप्त हुए हैं। 1 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक सभी सरकारी व निजी स्कूल का अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में कोई भी स्कूल बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वहीं जब उनसे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूलों में टैबलेट बांटे गए थे, उन टैबलेट को अभी सिम नहीं बांटी गई है। जैसे ही सिम बांटने के आदेश आएंगे बच्चों को सिम दे दी जाएगी और उन्हें फिर ऑनलाइन क्लासेस लगाने शुरू कर दी जाएंगे। 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश हैं और सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के अंदर ये अवकाश रहेंगे। विभाग के निर्देश आज ही प्राप्त हुए हैं, तो ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्कूलों में छात्रों की अध्यापकों की छुट्टियां रहेंगी। सर, जिस पर टैब की है और जो ऑनलाइन पढ़ाई है 10वीं बार में किस प्रकार में क्या रूल रहेगा सर? टैबलेट जो है ना 7 विद्यालयों के अंदर टैब का वितरण पहले किया गया था पहले चरण में, और अब सभी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर टैबलेट वितरित कर दिए गए हैं। अभी उनमें सिम डालकर एक्टिवेट करना बाकी है, तो जैसे ही वो सिम एक्टिवेट हो जाएंगी तो अध्यापक और छात्र उन पर जुड़ जाएंगे और ऑनलाइन पढ़ाई उसके ऊपर जारी हो जाएगी। हम माननीय जिला शिक्षा अधिकारी व माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार बच्चों के हित के लिए विभिन्न विद्यालयों में कैंप लगाएंगे, जिससे समर कैंप लगाएंगे, हॉलीडेज़ कैंप लगाएंगे, जिसमें बच्चे संगीत से संबंधित, जिससे में बच्चे नृत्य से संबंधित, जूडो कराटे से संबंधित, सेल्फ डिफेंस से संबंधित, अन्य विधाओं से संबंधित बातें सीख सकेंगे। और इस कैंप में प्रतिभागी बच्चों को हम सर्टिफिकेट भी देंगे जो कि उनके नौकरी के क्षेत्र में काम भी आएगा, उनका हौसला भी बढ़ेगा, उनके अंदर टैलेंट भी पनपेगा। ये माननीय उपायुक्त महोदय का, माननीय शिक्षा महोदय का बहुत ही सकारात्मक कदम है, जिससे भिवानी ज़िले में पहली बार ऐसा कार्य होने जा रहा है जिससे लाभ होगा। कितने स्कूलों का किया गया है? इसमें जितने स्थानीय विद्यालय हैं, एक ग्रुप में हमारा प्रयास है 50 कम से कम विद्यार्थी भाग लें। ज़्यादा कितने भी हो जाएं, क्योंकि इसमें कंपल्सन न होकर के हमने बच्चों की चॉइस पर छोड़ा है। शीघ्र ही विद्यालयों से अध्यापकों की जो है प्राचार्य महोदयों की एक संक्षिप्त बैठक का आयोजन करेंगे। कल बीओ साहिबान को मीटिंग के दौरान माननीय जिला शिक्षा अधिकारी ने इस विषय में बता दिया है। ग्रीष्मकालीन जो अवकाश हैं वो बहुत ही सकारात्मक पहलू है बच्चे के जीवन के अंदर, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष का आकलन होता है। जो काम कक्षाओं में करवाया गया है अब होमवर्क में उसका ब्रीफ जो है बच्चों को दिया जाएगा, बच्चे उसका अभ्यास करेंगे और करत अभ्यास के जड़मति हो सुधार। अभ्यास जो एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से छात्र जीवन में अपने आप को सिद्ध कर सकता है, अपने आप को प्रूव कर सकता है, श्रेष्ठ प्रूव कर सकता है। तो उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, उसका वो लाभ उठाएगा और जीवन में छात्र उठाते भी हैं। हमारे बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही शिक्षाविद श्री डॉक्टर अनिल गौड़ जी, जो हमारे ब्लॉक के बीओ हैं, उन्होंने मीटिंग ली है और जो समग्र शिक्षा के अधीन जो सूचनाएं थी उनके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है। और उसके साथ साथ जो भी ब्लॉक के समग्र शिक्षा से संबंधित हैं, हम अपने बीओ को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा हो गई है, किस प्रकार होमवर्क दिया जा रहा है, कितना होमवर्क दिया जाएगा और किस प्रकार बच्चों को
काम कराया गया? ग्रीष्मकालीन अवकाश जैसा कि 1 जून से हो रहे हैं, इनमें हर एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का होमवर्क रिटन भी और लर्निंग का भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो बोर्ड की कक्षाएं हैं 10th और 12th, उनको टैब के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी और जिसका कि सीधा कंट्रोल जो है वो प्राचार्य और डायरेक्टरेट लेवल से होगा। इसके साथ साथ जो विषय जिन विषयों में थोड़े से बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी भी प्लानिंग बनाई जा रही है कि इन छुट्टियों में 1-2 घंटा उनको बुलाया जाए। इसके साथ साथ योगा का प्रोग्राम आया हुआ है, 21 जून को योगा डे मनाया जा रहा है। उसके बारे में भी जो संबंधित डीपी जो हैं उनको निर्देश दिया गया है कि आप इनके बारे में इस जो है प्रोसेस के बारे में सारा बच्चों को तैयार करेंगे और भीम स्टेडियम में इसका योगा दिवस मनाएंगे। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश यादव की अध्यक्षता में गठित विशेष अनुसंधान टीम द्वारा नगर परिषद में फर्जी रसीद घोटाले व जमीन धोखाधड़ी मामले में दर्ज अभियोग में निवर्तमान वाइस चेयरमैन मामन चंद को पूछताछ के लिए न्यायालय से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जांच इकाई द्वारा रिमांड की अवधि के दौरान गहन पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री अजीत सिंह के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री हितेश यादव की अध्यक्षता में गठित विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा दिनांक 23 मई 2022 को नगर परिषद भिवानी में फर्जी रसीद व जमीन के धोखाधड़ी के मामले में दर्ज 2 अभियोग में निवर्तमान वाइस चेयरमैन मामन चंद को न्यायालय परिसर भिवानी से गिरफ्तार किया गया था। वहीं जांच इकाई के द्वारा आरोपी मामन चंद को माननीय न्यायालय में पेश कर 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था तथा आज रिमांड के तीसरे दिन तक आरोपी से 1,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। जांच इकाई के द्वारा रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है। वहीं अभियोग में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का अध्ययन करके अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो भिवानी नगर परिषद में घोटाले का एपिसोड चल रहा है, इसमें 24/5 को एक मुकदमा दर्ज, 24/4 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 251 नंबर। उसमें मामन चंद भी और रण सिंह चेयरमैन भी, इसके अलावा कई अफसर भी नामजद थे। इस मुकदमे में हमने सुरेश अकाउंटेंट को और संजय बंसल को 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था, 4/5 को। उनसे जो पूछताछ करी तो उसमें मामन चंद का भी नाम उजागर हुआ था। उसके बाद हमने इस पर प्रेशर बनाया गिरफ्तारी के लिए, जगह जगह दबिश दी, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे रहा। उसके बाद हमने इसका अरेस्ट वारंट जारी करवा लिया। अरेस्ट वारंट के बाद इसने बेल एप्लीकेशन जो लगी वो इसकी हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट होगी। इसने पुलिस के प्रेशर के कारण इसको 24 तारीख को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हमने अपने मुकदमे में गिरफ्तार करके 4 दिन के पुलिस रिमांड पर ले रखा था उसको। आज रिमांड का तीसरा दिन है। उसमें हमने इससे 1.5 लाख रुपये नकद तो बरामद कर लिया। इसके अलावा इसने कितने इनकम टैक्स रिटर्नें भरी हैं, कितनी इसके पास प्रॉपर्टी है, कितने इसके परिवार में जेवर हैं, उस सारे की हम छानबीन करने लग रहे हैं। इस मुकदमे में 7.5 लाख रुपये का इसके ऊपर आरोप है। टोटल 25 लाख रुपए दे के सुधीर ठेकेदार नाम के आदमी ने रजिस्ट्रियाँ करवाई थी। उसमें से 7.5 लाख रुपए इसके हिस्से माने पाए गए हैं अब तक की तफ्तीश में। उसमें से 1.5 लाख रुपए हमने नकद बरामद कर लिया और बाकी की इसके घर में जितनी प्रॉपर्टी है, जो इसका सामान है, उस सारे के हम वेरिफिकेशन करवाने लग रहे हैं। सर, जो 7.5 लाख इसे मिले, जो ये इसमें जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो रजिस्ट्रियाँ आउट ऑफ लॉ हो रही हैं। कानून के मुताबिक वो रजिस्ट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। जिसके नाम रजिस्ट्री हुई है उसने कभी कोई बोली नहीं दी और सरकार के नियम के अनुसार जो नगर परिषद है इसकी ज़मीन की 2 तरीके से बोली हो सकती हैं। या तो 20 साल पुराना कोई किराएदार है, या उसने बोली दे के अपने नाम छटवाई है और सरकार के सारी किस्तें अदा कर रखी हों। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिसके अनुसार रजिस्ट्री हो सकती है। तो और क्या क्या कबूल किया इसमें? किसके है? सुरेश है जो अकाउंटेंट था, संजय बंसल नगर परिषद के काफ़ी पुराने कर्मचारी थे। उनको इस शहर के बारे में हर उसका जगह का पता था, कहाँ ज़मीन खाली है, कहाँ कमेटी की है, कहाँ क्या हो सकता है। उन नरी ने आपस में मिली भगत करके प्रधान नरी ने, उप प्रधान ने और नगर पालिका के अधिकारियों ने इन्हें ये षड्यंत्र रच के ये वो किया। पता जा रहा है कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी मंथली लेते थे। देखो, ये जांच का विषय है। जांच में मंथली वाली तो बात मेरे सामने तो अभी तक आई नहीं, ना मैंने इस विषय पर जांच की है। मैं फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी रसीद वाले जो मामले हैं वो 2 को देख रहा हूँ।
उसमें कोई ऐसी बात नहीं है भी कोई पैसे देगा पोस्टिंग कराई होगी। इन दोनों मामलों में सर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? उस जो फर्जी रसीद वाला मामला है उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए, और जो फर्जी रजिस्ट्री वाला इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए। अभी इसमें जल्दी ही हम जो बकाया मुलजिम है 4-5 उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। चेयरमैन भी इसमें शामिल रहेंगे? चेयरमैन का नाम इसमें शामिल है, अभी वो मेडिकल उस पे है, मेडिकल डॉक्टर से हम राय लेके उसको भी जल्दी इस मुकदमे में शामिल करती है। रोहतक जिले के पहरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान बनवाने की मांग को लेकर भिवानी जिले के सभी ब्राह्मण संगठन लामबंद हो गए हैं। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण संगठनों ने वीरवार को एक प्रेस वार्ता करके शिक्षण संस्था को शीघ्र खुलवाने की सरकार से मांग की। वीरवार को भिवानी के 1 दर्जन से अधिक ब्राह्मण संगठनों ने एकत्रित होकर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में भिवानी में पहरावर गांव जमीन बगैर किसी शर्त के गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था के नाम किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि यदि 21 जून तक सरकार ने ब्राह्मण समाज की मांग को नहीं माना तो प्रदेश के हर जिले में समाज के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा व आदर्श ब्राह्मण सभा के प्रधान RK शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार को रोहतक व सोनीपत में पटकनी देने वाले ब्राह्मण नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भाजपा को इस क्षेत्र में जीत दिलाने का कार्य किया। अब यही के एक पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर बेवजह की बयानबाजी कर ब्राह्मणों का विरोध मोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्णतः मुख्यमंत्री के संज्ञान में है तथा उन्हें जल्द ही इस पर निर्णय लेकर गाँव पहरावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था के नाम करनी चाहिए, क्योंकि यह जमीन गाँव पहरावर ने शिक्षण संस्था को 31 साल के लिए लीज पर दी थी। रोहतक जिला की जो ज़मीन है जो गौड़ शिक्षण संस्थान रोहतक को दी गई थी दान में, उसका पूरे प्रदेश को पता है। हरियाणा सरकार ने जानबूझ के इस मुद्दे को ऐसे लटका दिया कि उसकी भरपाई करना भाजपा के लिए और ब्राह्मण समाज दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी जिद्दी पर अड़ते हुए जा रहे हैं और ये ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। हमने भिवानी में भी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से CM साहब से मांग की थी कि इस ज़मीन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाज के सुपुर्द कर दो गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी 22 तारीख को पहरावर गांव में उसी ज़मीन के ऊपर पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था और उस जगह पे हमने शुरुआत भी कर दी, उसका निर्माण की और सरकार से बता भी दिया कि ये हमारी ज़मीन है, हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। आप जो वाजिब आपके चार्जेस हैं वो ले लो हमसे, जो किराया वगैरह रेंट उसका है जो लीज का वो, और इसको छोड़ दो। जो आप 8 करोड़ रुपया मांग रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ है, हम ना देंगे। अब दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो 4 बार के सांसद रहे हैं, उसके साथ ग्रोवर साहब ने जो घटिया हरकत की है ना, उसकी हम पूरी घोर निंदा करते हैं और इस बारे में हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से कि हम जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी हम डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में भिवानी में पूरे प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं। और फिर उसके बाद भाजपा को जो हमने वोट दिए थे ना, तो उनको गिराना भी जानते हैं। हम उस सरकार की छुट्टी करने वाले हैं, इससे पीछे नहीं हटने वाले हम। अगर इसके लिए सरकार पहले सचेत हो जाए, जाग के ना वो हमारे जो समस्या है उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डॉक्टर अरविंद शर्मा की जो बात है, उनकी जो इंसल्ट हुई है, उनकी बेइज्जती हुई है, 4 बार के सांसद और नवीन जो है हिंद जो इतने दिनों से समाज को जगाने में लगे हुए हैं, हम पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। और डॉक्टर वासुदेव शर्मा की अगुवाई में यहाँ हम ये प्रोग्राम अगले महीने जो भी डिसाइड होगा 21 तारीख जो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर हम उस प्रोग्राम को भिवानी में करने वाले हैं और उस दिन हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बहुत शर्मा पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, आज हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध वरिष्ठ साथी हमारे बीच बैठे हैं और ये तकरीबन हमारे भिवानी जिले की
सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, महासचिव सभी बैठे हैं। हमारे मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ब्राह्मण समाज का इस सरकार को बनाने में विशेष महत्व योगदान है। इस प्रदेश की सबसे ज़्यादा 2 हॉट सीट जो थी, चाहे वो रोहतक की थी, चाहे वो सोनीपत की थी, इस समाज ने दिन रात प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की झोली में डाली। और बड़े अफसोस की बात है कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे गांव परावर की पंचायती ज़मीन जो कि गौड़ ब्राह्मण संस्थाओं को डोनेट की थी, वो हमारी ज़मीन है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ था कि पहले वो पंचायत थी, अब वो नगर परिषद बन गई। सरकार जानबूझ के ब्राह्मण समाज की परीक्षा लेना चाहती है, जबकि जग जाहिर है कि ब्राह्मण के पास 2 ताकतें हैं। इस बात को सरकार हल्के में ना ले। एक तो प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार है, दूसरा ब्राह्मण के पास में आध्यात्मिक शक्ति भी है। और आप पिछला इतिहास जब पढ़ोगे कि चाहे वो नंदवंश की बात हो, एकमात्र विशेष चाणक्य जी ने एक पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। कि मैं आपके माध्यम से हमारे साथियों की तरफ से सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस बात को, इस मुद्दे को तुरंत ख़त्म करें, अन्यथा ये समाज, सारा हरियाणा का समाज, जो कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 21 तारीख जो मुकर्रर की है, 21 के बाद में ये सड़क पे उतरेगा। भिवानी के रोहतक गेट, दादरी गेट इत्यादि विभिन्न स्थानों पर प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्षा बनी श्रुति चौधरी के 28 मई को भिवानी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा जोरदार स्वागत। यह कहना है वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप शर्मा, देवराज मेहता, अमर सिंह हलवासिया सहित अनेक कार्यकर्ताओं का। उन्होंने बताया कि उनके आगमन पर विभिन्न प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी का भिवानी पहुंचने पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके लिए एक रूट चार्ट भी बनाया गया है, जिसके तहत श्रुति चौधरी का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा और भव्य रोड शो का आयोजन भी किया जाएगा। रोड शो का रूट मैप है: रोहतक से श्रुति चौधरी भिवानी का सबसे पहले भव्य स्वागत बामला में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद रोड शो भिवानी शहर में प्रवेश करेगा, जहां पहला कार्यक्रम अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। इसके बाद रोड शो बावरी गेट, दादरी गेट, हनुमान गेट, देवसर चुंगी होते हुए कृष्णा कॉलोनी मोड़, घंटाघर चौक होते हुए हासी गेट पहुंचेगा। जिसके बाद इनका रोड शो पुराना बस स्टैंड से होते हुए चिड़ियाघर रोड से चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में रोड शो का समापन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी शहरवासी और पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए भी पहुंचेंगे। आज हमने जनसंपर्क का अभियान चालू किया है। 28 को श्रीमती श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष भिवानी आ रही हैं, उनके स्वागत का प्रोग्राम बनाया है। रोहतक गेट हम डोर टू डोर सबके पास गए हैं। यहाँ इस टाइम हम दादरी गेट खड़े हैं, सबसे संपर्क किया है और सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि श्रुति चौधरी भिवानी की बेटी है। सब में जोश भी है, सब ने हमें विश्वास दिलाया कि हम ज़ोर शोर से उसका स्वागत करेंगे। भिवानी शहर में बहुत जोश है श्रुति चौधरी के भव्य स्वागत के लिए। और भिवानी विधानसभा का क्षेत्र बामला से शुरू होता है। बामला से चल कर के सुबह 10 बजे आ जाएगी। उसके बाद सीधा अग्रसेन चौक, दादरी गेट चौक, बावड़ी गेट, देवसर चुंगी, हनुमान गेट, कृष्णा कॉलोनी मोड़, घंटाघर, हासी गेट चौक, पुराना बस अड्डा और चिड़ियाघर रोड होते हुए चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल जो पार्क है, वहाँ समापन होगा। हमारी प्रिय नेता श्रुति चौधरी जी को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, वो पहली बार भिवानी आएंगी। उनका हज़ारों लोग शहर के उनका स्वागत करेंगे। 12 पॉइंट बनाए, 12 के 12 पॉइंट लोग फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे और लोगों में बहुत ज़्यादा जोश उनके स्वागत के लिए। तो किस प्रकार देख रहे हैं, क्या किस प्रकार के स्वागत की तैयारियां की गई है? उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। हर 12 जितने 12 पॉइंट उन पर हर लोग, हमारे शहर के लोग खड़े होंगे और खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे।
भीषण गर्मी व नहरी पानी की कमी उपलब्धता के चलते जन स्वास्थ्य विभाग के वाटर टैंक्स एक बार फिर से खाली हो चुके हैं। पेयजल आपूर्ति में आ सकती है परेशानी, यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार का। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति का समय निर्धारित करते हुए नहरी विभाग को नहरों में पानी छोड़ने के लिए पत्र लिखा गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त आरएस ढिल्लों के आदेशानुसार पेयजल आपूर्ति का शेड्यूल तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि नेताजी नगर में पेयजल आपूर्ति सुबह 9 से 10 बजे तक, डीसी कॉलोनी में सुबह 7 से 9 बजे तक, फ्रेंड्स कॉलोनी में सुबह 8 से 10, पटेल नगर में शाम 5:30 से 7 बजे तक, विद्यानगर में सुबह 4 से 5 बजे तक, कीर्ति नगर में शाम 5 से 6:30 बजे तक, इंदिरा कॉलोनी में सुबह 7 से 9 बजे तक, कोर्ट रोड शांति नगर सुबह 7:30 से 9 बजे तक, बैंक कॉलोनी में सुबह 4:30 से 6 बजे तक, ढाना रोड सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक, भारत नगर में सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक, ढाना रोड में सुबह 7:30 से 9 बजे तक, हनुमान ढाणी में सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, चरखान ढाणी में सुबह 5:30 से 7 बजे तक, कृष्णा कॉलोनी में शाम 4 से 5:30 बजे तक, मनान पाना में सुबह 4 से 5:30 बजे तक, निर्माण गली विनोद गली क्षेत्र में सुबह 5:30 से 7 बजे तक, जीतूवाला झोड़ क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, रुद्रा कॉलोनी में सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक और हासी रोड पर बीडी गुप्ता पार्क क्षेत्र में सुबह 5 से 6 बजे तक पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति के दौरान अक्सर लोग गाड़ी धोते हैं, यहाँ तक कि पशुओं को भी नहलाते हैं, जिससे अंतिम छोर तक पेयजल नहीं पहुँच पाता, जिससे संबंधित क्षेत्र के नागरिकों को समुचित पेयजल नहीं मिल पाता, जिससे उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पेयजल से पशु को नहलाने व गाड़ी धोने वालों के खिलाफ विभाग सख्त कदम उठाएगा। ऐसा है कि हमारे ये जो जुईवाड़ा था पानी, ये 13 तारीख को शुरू हुआ था। 13 तारीख को 12:30 बजे हमने हमारी जो पंपिंग थी, जो ओल्ड वाटर वर्क्स और निनाण वाटर वर्क्स के लिए चालू कर दी थी, और जस्ट जैसे ही चालू करी, घंटा भी नहीं चली थी, उसके बाद एक बिजली का कट आ गया और वो 3-4 घंटे कट चला। हमने जनरेटर भी चलाया। जनरेटर हमारा क्या है कि सिर्फ वो 2 मोटर ही चला सकता है, और जबकि आज मतलब ये पानी आता है तो 4 मोटर जब चले, जब हमारी कैपेसिटी यहाँ पानी पूरा करने की बनती है। इसके अनुसार अब हम अपना वहाँ से पानी लेते रहे। जब भी लाइट हुई जनरेटर से चला के, फिर भी यहाँ पानी की कमी रही, और बीच में ये बरसात का और कई सिस्टम आंधी का ये आए ना, इनसे लाइट बहुत डिस्टर्ब रही। पूरा हफ्ता हमारी लाइट की डिस्टर्बेंस रहने के कारण कम पानी वहाँ से हम ले सके, और कम पानी लेने और पब्लिक को हमने सप्लाई भी पानी साथ साथ किया। साथ साथ पानी सप्लाई करने से वो टैंकों में पूरा पानी नहीं भर सके, क्योंकि सप्लाई वहाँ से कम आई और यहाँ से सप्लाई उतनी ही दी जितनी की रिक्वायरमेंट थी। अब 28 तारीख को ये नहर बंद हो जानी है, परंतु 7 दिन लगभग इसमें पानी थोड़ा ठीक चला, और उसके बाद इनका पानी कम ही चला। नहर में भी कम पानी चलने के वजह से भी हमारी पंपिंग कम हुई, और हमने अभी लेटर लिख के इनसे रिक्वेस्ट करी है कि वह हमारे को थोड़ा इस हेड पे जो 88,000 बुर्जी पे पानी दिया जाए, ताकि हम टैंकों में डालने का और भरने का कार्य कर सकें। और जो आगे आने वाली गर्मी है, इसका हम जो नेक्स्ट जब तक का हमारा वो आएगा, उस तक हम चला सके पानी को। परंतु वहाँ जुई से जो हमारा डाबर वाटर वर्क्स है, उसमें हमारा पानी सफिशेंट भर गया है, क्योंकि उसमें पंपिंग की ज़रूरत नहीं थी, और पानी उसमें नहर में बीच में पूरा हुआ, तो पूरा होते ही उस टैंकों में पूरा हो गया हमारा, तो उसका पानी हमारा पूरा है। उस एरिया में पानी की दिक्कत नहीं आओगी। और जो ये ओल्ड वाटर वर्क्स है और निनाण वाटर वर्क्स है, इनका एरिया में अगर इनने हमारे को और पानी नहीं दिया तो संभावना है कि थोड़ी दिक्कत आएगी, और हमें राशनिंग भी करनी पड़ सकेगी। और लोगों से इसके साथ मैं ये अपील करूँगा कि पानी को इस गर्मी के मौसम में थोड़ा बचा के रखें, ज़्यादा ना बिखेरें, क्योंकि हमारी अभी जो हमने बताया था कि जहाँ भी हमें कोई व्हीकल धोता हुआ या भैंस नहलाता हुआ या वैसे ही अगर वेस्ट पानी करता मिलेगा, तो आदेशानुसार उनके साथ जो कार्रवाई है वो होगी। तो कृपया इस चीज़ से बचें
और सभी भाइयों को पानी पहुँचे ऐसा कार्य करें। धन्यवाद। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के जर्जर भवन के हालत सुधारने, पीने पानी की समस्या का समाधान करने व विद्यार्थियों के लिए रोडवेज विभाग द्वारा स्पेशल बस चलवाने इत्यादि अनेक समस्याओं को लेकर छात्र नेता प्रदीप काटिया की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने ITI प्राचार्य से रविवार को उनके कार्यालय में मुलाकात की। वहीं प्रदीप काटिया ने कहा कि विद्यार्थी अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर पढ़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। ITI की लड़कियों के भवन की जर्जर हालत को सुधरवाने, लड़कों की वर्कशॉप भवन की हालत को सुधरवाने, पीने के पानी की समस्या के समाधान, ITI के समक्ष बसों के रुकवाने, ITI की स्पेशल फिर से चलवाने की मांग को लेकर छात्र नेता प्रदीप काटिया की अगुवाई में वीरवार को ITI के विद्यार्थियों ने प्राचार्य से मुलाकात की तथा समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर प्रदीप काटिया ने कहा कि ITI के विद्यार्थी रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। ITI की लड़कियों के भवन व लड़कों की वर्कशॉप के भवन की हालत बुरी तरह से खस्ता हाल स्थिति में है, जिसके चलते रोजाना विद्यार्थी जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा तपती गर्मी में भी ITI में पेयजल व्यवस्था नहीं है। काटिया ने कहा कि विद्यार्थियों से बस पास के नाम पर 6-6 हज़ार रुपये भरवाने के बावजूद भी बस ITI के समक्ष नहीं रुकती, बल्कि चौधरी छाजूराम चौक से बस की गति और तीव्र कर दी जाती है, जिससे विद्यार्थी बस में ना चढ़ पाए। इसके अलावा ITI के लिए शुरू की गई स्पेशल बस सेवा भी बंद कर दी गई, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने के बाद प्राचार्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी विद्यार्थियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा संघर्ष करने को पीछे नहीं हटेंगे। किस चीज़ के लिए आज ये जो प्रदर्शन किया गया था, यहाँ के जो ITI के काफ़ी छात्र ऐसे थे, उन्होंने बताया था कि भाई जो गर्ल्स की जो बिल्डिंग है ITI की, उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। तो उसके लिए हमने एक MP साहब के नाम ज्ञापन लिखा था। तो एक बार हम इसका जायज़ा लेने आए थे कि भाई वास्तव में ही हालात बिल्डिंग के ख़राब है क्या। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जो वर्कशॉप है ITI की, उसके हालात उस बिल्डिंग से भी बेहतर है। वो बिल्कुल गिरने को रखी है, बारिश के टाइम पे उसके अंदर पानी भर जाता है, सीधी धूप आ रही है, ऊपर टीन वगैरह उसके कुछ भी नहीं है। और उसके बाद पता चला कि ITI के अंदर पीने का पानी भी नहीं है, इसके लिए पानी भी नहीं है। इसके बारे में हमने प्रिंसिपल साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई हम एक नया हैंडपम्प लगवा रहे हैं, जिससे पानी की समस्या नहीं होगी। तो प्रिंसिपल साहब ने टाइम दिया 1 हफ्ते का कि भाई 1 हफ्ते बाद आप दोबारा आके हमसे बात कर लियो, हम बता देंगे। और रही चौथी मांग ये थी कि छात्रों ने बताया कि भाई हमारे से 6-6 हज़ार रुपये पास के ले लिए, लेकिन हमारे लिए यहाँ छाजूराम चौक पे बस नहीं रुकती। तो उसके लिए भी हमने बात की सर से, तो सर ने बोला है कि आश्वासन दिया है हमें 2 दिन के अंदर हम GM साहब से बात करके यहाँ पे बसें रुकवाने का प्रावधान करवा दें। OBC की जाति आधारित जनगणना करवाने, वोटिंग मशीन का विरोध करने तथा कृषि कानूनों में MSP की गारंटी न देने के विरोध में अनेक समस्याओं को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं इस अवसर पर राजेंद्र व विनोद सांगा इत्यादि की अगुवाई में सभी समस्याओं के शीघ्र हल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। OBC की जाति आधारित जनगणना करवाने, वोटिंग मशीन के विरोध, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, कृषि कानूनों में MSP की गारंटी ना देने, पुरानी पेंशन बहाल ना करने, OBC को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ना देने तथा मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक वामन मेश्राम एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के भारत बंद आह्वान के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों ने मिलकर शहर में प्रदर्शन किया तथा जनगणना अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजेंद्र ने कहा कि OBC की जाति आधारित जनगणना सहित अन्य मांगों को लेकर पिछड़ा वर्ग के लोग काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन उनकी मांगों को बार बार अनसुना किया जा रहा है, जिसके विरोध में अब पिछड़े वर्ग लोगों का सब्र का बांध टूट गया है तथा वे संघर्ष के मूड में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब वोट लेने की बारी आती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी पिछड़ा वर्ग को एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखती है, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां आंख मूंद लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस बेरुखी के विरोध में अब पिछड़ा वर्ग ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश भर में 1 लाख सेंटरों पर आज का भारत बंद का कार्यक्रम किया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी विकास पटेल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर 1 लाख सेंटरों पर आज का भारत बंद का कार्यक्रम किया गया है, जिसके जो मुख्य मुद्दे थे वो OBC की जाति आधारित गणना करवाना,
वोटिंग मशीन के विरोध में, MSP की गारंटी के संदर्भ में और नई शिक्षा नीति के विरोध में, इस प्रकार 10-11 मुद्दे हैं जिनके विरोध में आज का भारत बंद का कार्यक्रम किया गया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो OBC की जातीय आधारित गणना है वो गणना की जाए ताकि OBC को उसकी संख्या का पता चले और उसकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो संख्या के सिद्धांत को मानता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में SC, ST, OBC की 22.5% संख्या है और 22.5% संख्या के अनुपात में SC, ST को हिस्सेदारी दी गई है। तो 1931 के आंकड़ों की अगर बात करें तो OBC की जनसंख्या 52% है, लेकिन संविधान का जो मूल स्वरूप है वो 52% संख्या के अनुपात में OBC की हिस्सेदारी होनी चाहिए, मगर संविधान के विरोध में जाकर उन लोगों को 27% दिया गया है और 27% आंकड़े भी जो भरे नहीं गए हैं। और वर्तमान सरकार OBC की जातीय आधारित गणना नहीं करवा रही। क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि यदि बैकवर्ड के लोगों की गिनती की ओपन होगी तो उन लोगों को अपनी संख्या का पता चलेगा और संख्या का पता चलेगा तो वो लोग संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे। वो अपनी हिस्सेदारी ना मांगे, इसलिए OBC के लोगों की जातीय आधारित गिनती ही नहीं करवाई जा रही। पिछड़ा वर्ग के सभी जितने भी साथी थे यहाँ पर आकर हमें ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन रिसीव किया है। BJP सरकार जो सरकार रही है यह पूर्ण रूप से SC और BC इन दोनों के लिए इन्होंने एक गुत्था दबाने का घिटने दबाने का कार्य किया है। ये SC और BC इनको एक तरह से मान्य काम कर रही है, इनका आरक्षण खत्म कर रही है। और ख़ास तौर पर ये जो RSS है ये जातिगत जो है दंगे और धार्मिक दंगे यह फैला रही है ताकि इसमें जनता में रोष हो, ताकि ये अपना उल्लू सीधा कर सके। यह सरासर बिल्कुल गलत है। आज कह रहे हैं कि भारत बंद है, लेकिन कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लगभग ऐसा है कि कुछ % जगह पर असर कम रहा है, लेकिन ज़्यादातर 70% तक लगभग बंद है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व श्रृंखला में संस्कार भारती की भिवानी इकाई द्वारा शिशु भारती हाई स्कूल में 7वां आयोजन कवि सम्मेलन के रूप में वीरवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर जगबीर सिंह ने प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन सचिव कर्ण मिर्ग इत्यादि की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन करते हुए किया। वहीं कार्यक्रम में युवा कवि कर्मवीर तिगरानिया के नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर्व श्रृंखला में संस्कार भारती की भिवानी इकाई ने शिशु भारती हाई स्कूल में 7वां आयोजन कवि सम्मेलन के रूप में संपन्न किया। कवि सम्मेलन का आयोजन दर्शकों से खचाखच भरे सभागार में शाम 6 बजे मुख्य अतिथि प्रोफेसर जगबीर सिंह, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी के सचिव श्री कर्ण मिर्ग, डॉक्टर अजय शर्मा, अनिल पोपली तथा दीपमाला द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस आयोजन की विशेषता थी कि यह प्रत्यक्ष के साथ साथ फेसबुक माध्यम से लाइव प्रसारित भी किया जा रहा था। वहीं युवा कवि कर्मवीर तिगरानिया जब ओज के साथ मंच पर दहाड़े तो दर्शकों ने बीच में भारत माता की जय के नारों से मंच को गुंजायमान कर दिया। डॉक्टर महेश कौशिक ने वृद्धाश्रमों में मां की करुण कथा सुनाई तो सबकी आंखें नम हो गई। पूनम चंद्र वेणु के हिंदी व्यंग्य तथा VM बेचैन के हरियाणवी हास्य कविताओं ने श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। वहीं आयोजन की कसावट और सरसता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे आयोजन में एक भी श्रोता बीच में छोड़कर नहीं गया। अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में प्रोफेसर जगबीर सिंह ने कहा कि आज़ादी के बलिदानियों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने संस्कार भारती को शुद्ध, साहित्यिक, संस्कारित, प्रेरक कवि सम्मेलन का सफल मानक प्रस्तुत करने के लिए बधाइयां भी दी। और फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि खालिस्तान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खालिस्तान भरो और या बोली बड़का न सिखाओ, कमोन मतलब उरो ना हो, या बोली बड़का न सिखाओ। देखें कि एक ओनियन, देश दुनिया में कुछ लोगों को यह लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी बोल दिया तो वो बहुत बड़ा अनुमान हो गया। आपको किसी दूसरे देश की या कोई भी बोली भाषा आती है, ये आपके ज्ञान है। उस दिन एक्सक्यूज मी कहने का बोली छोटा उन्हें कहना था। तो एक्सपेरिमेंटल बात है कि प्याज ले, बड़ी साधारण सी भाषा। दूसरे स्टेट में कहीं भी जाते हो तो उन्हें भी हरियाणवी समझ में आ जाए। ये 4-5 शब्द तो समझ में आएंगे कि टेक ओनियन यानी प्याज ले, गो देयर मतलब भाज ले, टेक ओनियन यानी प्याज ले, गो देयर। ब्रदर इन लॉ मतलब कि रिश्तेदार, सिस्टर बॉयफ्रेंड मतलब बाण का यार, और बॉटम जिसका अर्थ है तली, और फिंगर जिसमें कौन सा आंगली, और जिसका ना समझ में आओ डूब के मरो, मजा आएगा। अंग्रेजी की हरियाणवी करो, मजा आएगा। बोली का ताज सरबत करो, मजा आएगा।
शौर्य से जोड़ा और उसी आंदोलन को, उसी शौर्य को आज फिर जगाने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। एक पद के साथ मैं अपनी रचना का एक पद रख रहा हूं और आदरणीय विजेंद्र जी काफी को जो है मन सौंपूंगा, बाद में माइक। वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद बांके खोल, दशों दिशा में दावा न रहे, जयती जय जय रणचंडी बोल। दया हिंसा ममता करुणा के अब उपदेशों को बंद करो, रूप रस रमणीय रंगों के सब कविताई के छंद धरो। बंद करो शहनाई स्वर ये मधुर मिलन की रातों को, सुनो गौर से शंखनाद को, ढोल नगाड़े की थापों को। उठा सुदर्शन दौड़ पड़ोकर दौड़े रथ शिराओं में, जब मात्रा हिमाम करती हो क्या रक्षक, जब मात्रा हिमाम करती हो क्या रंखा रास कथाओं में। सरसैया को हो जा तत्पर मंजुल मुख मत करो मखोल, वीर तने तू भारत माँ का दज प्रमाद बांके खोल। वीर तने तू भारत माँ का दज प्रमाद बांके खोल। बार बार ये कुछ मानवाधिकार के लोग जो है बोलते हैं कि शांति की बात करो, चुप्पी की बात करो। देखिएगा, शांति शांति कितनी शांति, शांति शांति कितनी शांति, तुम कब तक इन पर वारोगे। चुप्पी चुप्पी कितनी चुप्पी, तुम कब तक इसको धारोगे। कब तक भेजोगे शांति तुम इनके चरणों में ठुकराने को। बातें बातें कितनी बातें, इतना इनको समझाने को। बांध शब्द का छलक रहा है, नेत्र अपना तीसरा खोल। वीर तने तू भारत माँ का तज प्रमाद आंखें खोल। और अब आदरणीय दादा विजेंद्र जी काफी। कर देखा तो जाए, आईने को तोड़कर देखा तो जाए, और क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ, क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ। नारियल फोड़ कर देखा, क्या मेरा भगवान मुझसे खुश हुआ। नारियल फोड़ कर देखा तो जाए। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं आपसे आज़ादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में संस्कार भारती भिवानी इकाई द्वारा जो संस्कार देने के कार्यक्रम में अग्रणी रहती है, आज कवि सम्मेलन के माध्यम से अपने कवियों के द्वारा अपने जो सेनानी हुए, जो देश के लिए आज़ादी में समर्पित हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई। और मैं संस्कार भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जो महान क्रांति हुई 1857 की, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, उसमें कवियों के द्वारा ही प्रत्येक गांव में एक रोटी और कविता के रूप में सारा जन जागरण किया गया। और उस क्रांति के आधार पर ही 6 लाख क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिसमें 6000 बहनें भी थी, और देश को हम आज़ाद करा पाए। आज ये कार्यक्रम में पूरे हरियाणा भर में यूट्यूब के द्वारा जोड़ा गया, उसमें हज़ारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो उस प्रकार से जन जागरण करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव ने भारत सरकार ने भी कहा, हरियाणा सरकार ने भी कहा कि जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, पहले केवल सरकार की तरफ से कार्यक्रम मनाया जा रहा था, सामाजिक संस्थाएँ भी पूरे वर्ष भर आगामी 15 अगस्त तक सभी कार्यक्रम कराएंगी। तो उस कार्यक्रम में युवाओं का योगदान बहुत महत्व है। यदि चंद्रबरदाई नहीं होता है, जैसा कभी नहीं होता, तो गौरीकांत भी नहीं होता। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।